हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू IXMB। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि 2 दिन पहले रिलीज हुआ है। वो है जीडीपी डेटा फॉर द क्वार्टर 1। राइट। तो ये जो न्यूज़ है ये आपके आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए एंड नाबार्ड ग्रेड ए जो अपकमिंग एग्जाम है इसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। Let me tell you, do not forget to download the PDF of this lecture from the description box and also आपको डिस्क्रिप्शन में एक दूसरा पीडीएफ मिलेगा जिसकी बात मैं लेक्चर के बीच में करूंगा। राइट। सो आगे बढ़ते हैं हमारे न्यूज से। तो न्यूज में क्या आया? इंडिया Q1 जीडीपी डेटा, इकोनॉमी ग्रोथ 13.5% इन Q1 ऑफ 2022-23। अभी हम इस पर्टिकुलर न्यूज को क्या करेंगे? डिकोड करेंगे। राइट। शुरू करते हैं। तो ये जो न्यूज है, मतलब ये जो डेटा है, ये डेटा किसने रिलीज किया? सबसे पहला ये डेटा रिलीज होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके अंदर में एक ऑफिस है जिसको बोला जाता है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, या इसके शॉर्ट फॉर्म एनएसओ। कई बार आप न्यूज में पढ़े होंगे। सो ये एनएसओ ये डेटा को निकालता है। अब इस न्यूज पे एक चीज और देख रहे हो ना, Q1 डेटा। तो अभी देखो ये Q1 डेटा है क्या? आप में से बहुत लोगों को पता होगा, बट ये उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं है। सो ये जो Q1 है वो होता है आपका अप्रैल, मई, जून। राइट। ये Q1 फाइनेंशियल ईयर 23 का है, मतलब रनिंग ईयर। सो रनिंग ईयर का जो पहला 3 मंथ है, अप्रैल, मई, जून, उसको क्वार्टर 1 बोला जाता है। आई होप ये जो डेटा है यहाँ पे आपको Q1 समझ में आ गया, और ये डेटा कौन रिलीज करता है ये भी आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं अब डेटा के अंदर घुस के कि डेटा जो आया है उसमें नॉमिनल जीडीपी के बारे में क्या बोला गया है। ठीक है। तो देखो, नॉमिनल जीडीपी मतलब क्या है? ये एट करंट प्राइसेस। इसका मतलब जो भी प्राइस का एस्टिमेशन यहाँ पे किया गया है, फॉर एग्जांपल जो हाईलाइट क्या बोल रहा है, क्वार्टर 1 में इस एस्टिमेटेड एट ₹64.95 लाख करोड़। इसका मतलब ये करंट प्राइस में है। ठीक है। नॉमिनल जीडीपी हमेशा करंट प्राइस में होता है। जो आज के दिन का प्राइस है उसी प्राइस को प्लस प्लस करके जो डेटा आया है वो है 64.95 लाख करोड़। और सेम पीरियड पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना आया था? 51.27। तो दिखाता है कि नॉमिनल जीडीपी 26.7% से ग्रो किया है फ्रॉम दी लास्ट ईयर। तो देखो ये जो स्क्रीनशॉट है आपका, ये एनएसओ के प्रेस रिलीज से है, एंड ये कौन से मेथड से है? एक्सपेंडिचर मेथड से। जैसा कि आपको पता है जो जीडीपी जीडीपी कैलकुलेशन टोटल 3 मेथड से होता है। एक होता है इनकम मेथड, एक होता है आपका ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड, एक होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। राइट। तो ये जो स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हो ये एक्सपेंडिचर मेथड का है। एंड आपको याद होगा लेक्चर के शुरू में मैंने बोला था मैं और एक पीडीएफ का बात करूंगा। एक पीडीएफ तो ये लेक्चर का आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक दूसरा पीडीएफ आपको मिलेगा। उस पीडीएफ में ये जो तीनों जीडीपी कैलकुलेशंस के मेथड्स हैं, इनकम मेथड, जीवीए मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, इसके डिटेल आपको एक शॉर्ट एंड क्रिप्स नोट्स इस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। उसको भी आप डाउनलोड करो, उसको भी आप पढ़ो, ताकि इस लेक्चर का जो स्टैटिक पार्ट है ना आप उस नोट से समझ पाओ। राइट। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा कि देखो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम में सिर्फ आपको करंट अफेयर ही पूछेगा, एग्जाम में तो आपको स्टैटिक पार्ट भी पूछ सकता है। तो इन दैट सेंस वो जो पीडीएफ है आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर मेथड की थोड़ा सा बेसिक को समझते हैं, ताकि ये जो स्क्रीनशॉट मैंने लगाया इस स्क्रीनशॉट को डिकोड करने में हमको और आपको दोनों को आसानी हो। तो जो एक्सपेंडिचर मेथड है, राइट, इसको क्या बोलते हैं? C+I+G+X-M। ठीक है। या चिग्जम भी बोल सकते हो आप अगर आपको प्रोनाउंस करना है तो। ये सी मतलब क्या है? सी मतलब है कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, जिसको एनएसओ अपने फाइल में क्या बोलता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये सी वाला पार्ट है। मतलब मैं यहाँ पे नंबरिंग लिख रहा हूँ, अभी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये हो गया 1। अब आई वाले पार्ट को समझते हैं। ओके, उसके बाद जी वाले पार्ट को समझते हैं। जो जी है इसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर।
एनएसओ अपने फाइल में बोलता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये हो गया आपका जी वाला पार्ट, मतलब ये नंबर 2। अब हम आगे चलते हैं। देखो ये 3 4 5, आई मतलब क्या है? आई मतलब है इन्वेस्टमेंट। तो देखो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अब ये भी तो इन्वेस्टमेंट हुआ ना। अब ये फिक्स्ड कैपिटल क्या है? मतलब कैपिटल है। ठीक है, तो कैपिटल क्या हो जाता है? इन्वेस्टमेंट। देन चेंज इन स्टॉक्स, स्टॉक्स भी क्या होता है? इन्वेस्टमेंट से होता है। एंड वैल्यूएबल्स, ये सारा चीज आई वाले पोर्शन पे आता है, जो कि आपका किसको 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर पे दिया हुआ है। अभी देखो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो ये हो गया एक्स माइनस एम वाला पार्ट। ठीक है, ये हो गया एक्स माइनस एम वाला पार्ट, 6 to 7। अभी आप एक 8वां पॉइंट देख रहे हो, डिस्क्रिपेंसीज। ठीक है, तो देखो रियल लाइफ में ये डेटा, मतलब तीनों मेथड से डेटा सेम आए, ये बहुत एकदम, मतलब एनएसओ ट्राई करता है कि डेटा रियल आए, बट ये एक सर्वे के थ्रू होता है, तो कई बार डेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, बिकॉज डेटा का क्वांटिटी बहुत बड़ा है। तो दूसरे मेथड से निकालने पे जो डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस एनएसओ यहाँ ऐड करके जीडीपी कंप्यूट करता है। राइट? सो ये हो गया 8वां पॉइंट, बट इस 8वें पॉइंट को हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इग्नोर कर दो। यहाँ पे सिर्फ 1 to 7 चीज को आप समझो। और अब हम आगे चलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया एक्सपेंडिचर मेथड का CIG प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब हम समझते हैं रियल जीडीपी। देखो नॉमिनल जीडीपी तो रियल जीडीपी है ही नहीं, मतलब 26.7%, उसमें तो इन्फ्लेशन भी छुपा हुआ है, क्योंकि बेस ईयर क्या है? अभी एक स्टेप पीछे चले जाते हैं फिर से। यहाँ पे जब हमने बेस ईयर की बात की, तो वो है 2011-12। तो ये जो कंपैरिजन है, मतलब 26.7, तो इसमें तो इन्फ्लेशन भी छुपा हुआ है। लास्ट ईयर 51.27 था, उसके अगेंस्ट में आज के दिन में है 64.95। बट ये ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर हमने तो ये भी देखा ना, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस में भी बढ़ोतरी हुआ। मतलब जो प्रिवेलिंग इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, वो तो इन्फ्लेशन बढ़ा है पिछले साल से अभी तक। सो इन दैट सेंस जो नॉमिनल जीडीपी है, वो रियल मार्केट कंडीशन को नहीं दर्शाता है। अगर हमको रियल आउटपुट समझना है, तो हमको प्राइस को एक पुराने बेस ईयर से इक्वेट करना है, और वो बेस ईयर है तुम्हारा 2011-12। मतलब ये कि इस वाले स्क्रीनशॉट पे आप जो देख पा रहे हो, ये जितने भी नंबर्स हैं, ये सब प्राइसेस क्या है 2011-12 से इनको इक्वेट किया गया है। ठीक है, सो अभी हम देख पा रहे हैं कि Q1 में जो रियल जीडीपी है, वो है 36.85 लाख करोड़ रुपए, एस अगेंस्ट 32.46 लाख करोड़, जो पिछले ईयर सेम कंपैरेटिव पीरियड पे था। तो यहाँ पे आप ये डेटा देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगाया, आप कंफ्यूज मत हो। आपने न्यूज में शुरू में देखा था, न्यूज में क्या दिखाया गया था कि 13.5% से जीडीपी ग्रो हुआ है। तो ये 13.5% मतलब ये कहीं से तो कैलकुलेट हुआ है ना। तो हम भी उसको कैलकुलेट करके देखते हैं हमारा आता है कि नहीं। तो हमने उसको जब कैलकुलेट किया, तो ये है वो नंबर। क्योंकि देखो हम 2022-23 का निकाल रहे हैं, तो इस वाले अमाउंट से 3685125 से पिछले साल का सेम पीरियड, मतलब पिछले साल मतलब 2021-22 के Q1 में जो अमाउंट आया था, उससे माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई वही वाला नंबर, बेस मल्टीप्लाइड बाई 100, जो नॉर्मल परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, उससे आप लगाओगे तो देखोगे 13.51 आता है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप वीडियो को पॉज करो और एक बार अपने मोबाइल पे कैलकुलेटर खोल के कैलकुलेट करके देखो। मतलब एक बार आप इस कैलकुलेशन को समझ गए, सो आपको लाइफ में कभी ये जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी कैसे आया, ये कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आई होप ये 13.5 वाला चक्कर आप समझ गए कि कैसे 13.5 आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट एक एक्टिविटी पे। तो अभी देखो हमने नॉमिनल जीडीपी देखा, हमने रियल जीडीपी देखा, हमने ये भी देखा कि रियल जीडीपी जो है वहां पे हमने प्राइस को इक्वेट किया। इक्वेट किया किससे? बेस ईयर से, जो कि 2011-12 के प्राइसेस से। राइट? और नॉमिनल जीडीपी तो करंट मार्केट प्राइस को दर्शाता है।
तो ये किया तो हमने किया कैसे? वो हमने किया जीडीपी डिफ्लेटर से। ठीक है, वो हमने कैसे किया? जीडीपी डिफ्लेटर से। तो अभी देखो, एक्टिविटी मैंने लिखा, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करके बताओ। अभी मैंने पिछले 2 स्लाइड में आपको नॉमिनल जीडीपी मिल जाएगा, आपको रियल जीडीपी भी मिल जाएगा। आप कैलकुलेट करके जीडीपी डिफ्लेटर बताओ। अब सवाल यहाँ पे ये भी आता है, तो जीडीपी डिफ्लेटर है क्या? जीडीपी डिफ्लेटर इकोनॉमी में 2011-12 से अब तक कितने मतलब कितने परसेंटेज पॉइंट से प्राइस इंक्रीज हुआ है, उस चीज को दिखाता है। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन आना एकदम जायज है। वो है कंफ्यूजन किसका? जब आप इन्फ्लेशन पढ़े होंगे तो आपने सुना होगा सीपीआई तो इन्फ्लेशन है। तो अभी यहाँ पे आप सोचोगे सर बता रहे जीडीपी डिफ्लेटर इकोनॉमी में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशन बताता है, जनरल राइजिंग प्राइस बताता है, तो फिर सीपीआई क्या है? ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में आया होगा। तो बहुत सही कंफ्यूजन है, उसी चीज को तो हम क्लियर करेंगे आगे वाले स्लाइड पे। तो देखो, यहाँ पे अगर हम जीडीपी डिफ्लेटर वर्सेस इन्फ्लेशन मतलब वर्सेस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ले, तो क्या है? जो सीपीआई है वो है मूवमेंट इन प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस ओनली, consumer goods and service only, whereas the GDP deflator covers also price change related to government consumption, investment, export and imports and goods and service। मतलब जीडीपी डिफ्लेटर जो है ये इकोनॉमी में होने वाला हर एक एक्टिविटी के ऊपर में जो प्राइस मूवमेंट है उसको दिखाता है, वेराज जो सीपीआई है ये सिर्फ कंज्यूमर गुड एंड सर्विस को बताता है, क्योंकि इसके नाम में ही लिखा हुआ है भैया कंज्यूमर। मतलब ये तुमसे मेरे से रिलेटेड है, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है। गवर्नमेंट से रिलेटेड कौन है जीडीपी डिफ्लेटर। मतलब जीडीपी डिफ्लेटर जो है ये एक ब्रॉड टर्म है, राइट? ये पूरे इकोनॉमी के प्राइस मूवमेंट को दिखाता है, ठीक है, फुल इकोनॉमी। वेरएज सीपीआई सिर्फ प्राइस मूवमेंट जो दिखाता है वो कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस का दिखाता है। आई होप ये यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं सेक्टोरल परफॉर्मेंस। अब हमने तो ओवरऑल इकोनॉमी को समझ ही लिया है, देख ही लिया है कि भैया ओवरऑल इकोनॉमी तो 13.5% से बड़ा है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर सेक्टर कैसे परफॉर्म किया है? अगर हम सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर हम पहले एग्रीकल्चर को लें, तो देखो एग्रीकल्चर भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये ग्रोथ इसमें दिखा है। लास्ट क्वार्टर पे ये 4.1 था, अभी ये 4.5 हुआ है, मतलब ग्रोथ हमको दिख रहा है। वेरएस अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो देखो ये जो 49 है ना, इस पे आप कंफ्यूज मत हो, ये होता है आपका लो बेस इफेक्ट के लिए, राइट? इसको अभी के लिए इग्नोर करो। लो बेस इफेक्ट मैं लिख देता हूं। अगर आपको ये पता है आप कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट करो, अगर आपको नहीं पता है आप सिर्फ लिखो आई वांट टू नो, वी विल मेक ए वीडियो ऑन इट कि ये लो बेस इफेक्ट होता क्या है। एक बहुत छोटा छोटा सा वीडियो से आपको ये चीज समझा दिया जाएगा। तो अभी के लिए हम इसको साइड में रखते हैं क्योंकि ये अलग कॉन्सेप्ट है। अब मैन्युफैक्चरिंग भी देखो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में भी देखो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ दिख रहा है। सर्विसेज में भी देखो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ दिख रहा है। तो अभी ये जो 13.5% जो इंक्रीज हुआ है जीडीपी, उसमें जो हीरो है वो है सर्विस सेक्टर, जिसमें 17.6% का ग्रोथ देखा गया है। अब हमने ओवरऑल इकोनॉमी को देख लिया, हमने सेक्टोरल परफॉर्मेंस भी देख ली। अब हम आगे देखते हैं जीडीपी टारगेट। हमने तो अचीवमेंट देख लिया 13.5%, लेकिन जीडीपी का कुछ टारगेट भी तो था गवर्नमेंट की तरफ से, आरबीआई की तरफ से। तो देखो आरबीआई की तरफ से जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी हुआ उसने उसमें आरबीआई ने 16.2 टारगेट रखा था, एसबीआई ने 15.7 रखा था, ब्लूमबर्ग ने 15.4 एंड रिटर्स पोल ने 15.2 रखा था। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15.2% रखा था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वी क्या है, मिस्ड दी टारगेट, ठीक है।
टारगेट था हमारा बड़ा, लेकिन हमने अचीव किया 13.51। मतलब न्यूज में पॉजिटिविटी भी है एंड एक गवर्नमेंट के एंड से चिंता का विषय भी है कि ये गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टारगेट को जीडीपी नंबर्स मैच नहीं कर पाया है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि हमारे कंपैरेटिव जोन पे, मतलब बाकी इकोनॉमीज कहाँ पे हैं, तो अगर हम मेजर इकोनॉमीज की बात करें यूएस, तो देखो यूएस में भी जो एक्चुअल ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। मतलब उनका भी टारगेट बड़ा था, 0.5% था। ये रेड में एस्टिमेट्स हैं, ब्लू में एक्चुअल ग्रोथ नंबर्स हैं। यूके भी सेम कंडीशन। अगर हम जर्मनी की बात करें तो इन्होंने तो ग्रोथ की बात की ही नहीं थी कि भैया हम तो कांस्टेंट ही है जीरो पे, लेकिन इन्होंने 0.1% से ग्रो किया है। ऑन दी अदर हैंड चाइना ने एस्टिमेट लगाया था 1%, उन्होंने ग्रो किया 0.4%। जापान ने एस्टिमेट लगाया था 2.5%, उन्होंने ग्रो किया 2.2%। इंडिया ने लगाया था 15.2%, जो कि हम यहाँ ऑलरेडी समझ चुके हैं, हमने ग्रो किया 13.5%। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉब्लम हमको दिखा कि हमने टारगेट को मतलब टारगेट को मैच नहीं कर पाए, तो ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे साथ नहीं, ये इसमें कुछ ग्लोबल रीजंस भी शामिल हैं, जिस वजह से दुनिया का हर मेजर इकोनॉमी सेम प्रॉब्लम से जूझ रहा है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं कि अब हमने टारगेट तो मिस नहीं किया है, सॉरी, अब हमने टारगेट तो मिस किया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ हलचल तो करेंगे। तो वो हलचल कुछ इस प्रकार है। मतलब आज के दिन में, ये आज का न्यूज़ है, मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 राइट। तो ये आज के न्यूज़ पे है। जो सिटी ग्रुप है, उन्होंने पहले बोला था कि 8% से इकोनॉमी ग्रो करेगा पूरे फाइनेंशियल ईयर का, राइट। ये क्वार्टरली डेटा नहीं है, आप याद रखो, पूरे फाइनेंशियल ईयर, मतलब यहाँ अप्रैल से सीधा मार्च 23 तक का है। ये बोल रहे हैं, सिटी ग्रुप बोल रहे हैं कि अब इंडिया 6.7% करेगा। एसबीआई 7.5% से 6.8% पे उतर आया। गोल्डमैन सच 7.2 से 7%, 8.8 से 7.7% मूडीज, राइट। एंड अगले कुछ दिनों में और भी रेटिंग एजेंसीज या और भी मल्टीलैटरल या इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज आएंगी, वो अपना रिवीजन प्रोजेक्शन बताएगी, राइट। तो इससे इस लेक्चर के हम लास्ट स्लाइड पे जाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करना है, वो है एक्सट्रीम बी नाबार्ड ग्रेड ए फेज 2 2022 का, जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस न्यू दिल्ली में होगा, जहाँ पे यू विल गेट ए चांस टू मीट योर फेवरेट टीचर लाइक कैलाश तिवारी सर, सीपी जोशी सर, सुशील रगड़े सर एंड अदर फैकल्टी, राइट। एंड मैं भी रहूंगा। सो एक्सट्रीम बी कब से है? सितंबर 19 से सितंबर 24 तक है। तो आप जल्द से जल्द इंक्वायरी कीजिए इन नंबर पे, और सारा डिटेल्स इसमें आप जान सकते हैं। So, with this, unfold your potential with IXMB. Thank you. All the very best. Let's meet in some other video. Prepare 50% faster with IXMB.